स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है और धीरे धीरे वहां से हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कही है। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या मुस्लिमों की कितनी बड़ी समस्या है। मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। आपके पास सवाल करने आऊं उससे पहले दर्शकों को कुछ आंकड़े बता देता हूं। जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। अगर 1961 से बात करें तो हर दशक में 4 से 5% की मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 2011 की जनगणना में असम में 34.5% मुस्लिम थे। 4% ग्रोथ रेट लेकर चले तो 2021 में 38% जनसंख्या हो गई। 2027 में असम में 40% मुस्लिमों की जनसंख्या हो जाएगी और इसी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। प्रियदर्शी जी, आपको लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है और वाकई में सीएम जो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वो सही नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से असम का इस्लामीकरण हो रहा है उससे ये चिंता जायज है और ये संभावना सिर्फ कही हुई बात नहीं है। अगर आंकड़ों के हवाले से देखें तो ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 1901 में असम में मुसलमान 9 से 12% थे और वहां से आधिकारिक तौर पर आज 34% या उससे अधिक हो चुके हैं असम के भीतर। इतना तेज ग्रोथ कैसे हो सकता है, सोचने की बात है। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि असम उन राज्यों में से है या उन क्षेत्रों में से है जहां इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के बारे में भी यही बात कही जा रही है कि 40 से 41 तक वहां की भी आधी आबादी मुसलमानों की हो जाएगी, मुंबई शहर की आबादी। हालांकि वो राज्य नहीं है, लेकिन जितना उसका इंपॉर्टेंस है मुंबई का, उसको समझा जा सकता है कि किसी एक राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहां अगर 50% के करीब मुसलमान हो जाएंगे तो फिर उस शहर में क्या स्थिति रहेगी डेमोग्राफी के हिसाब से आप सोच करके देख सकते हैं। और जहां 50% से अधिक मुसलमान जिन क्षेत्रों में भारत में हुए, उन क्षेत्रों की स्थिति क्या है, इस पर से एक अलग से समीक्षा की जानी चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन जिलों में जहां मुसलमानों की आबादी 50% से अधिक है, वहां की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तमाम चीजों पर नजर डाल लेना चाहिए। बहुत भयावह परिदृश्य पेश करता है। तो इस हिसाब से डेमोग्राफी का संतुलन भी बनाए रखना भारत सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। और राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और जिम्मेवारी लेते हैं तो इसको शुभ संकेत माना जाना चाहिए कि अच्छी बात है कि भारत में डेमोग्राफी उस तरीके से चेंज ना हो। और ये मुसलमानों में एक अजीब तरीके की परंपरा शुरू हो गई है। कहीं भी ये लोग बहुत ज्यादा आबादी को बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके वहां जाकर के बस रहे, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में नेपाल में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली। वही प्रियदर्शी रंजन जी, ऐसे में अगर आबादी 40% असम की पहुंच रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं, आप फिर थोड़ा पीछे चलिए तो तमाम ऐसे आपने बयान सुने होंगे मौलवी मौलानाओं द्वारा कि हम जब 10% रहते हैं तो हम अपनी तरीके से बात शुरू कर देते हैं, 20% होते हैं तो आपने देखा कि देश 15%, 12% में अलग देश बन गया, और अगर 50% हो जाएंगे तो राष्ट्र भी अपने हिसाब से चलाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये कोशिश है और भारत में जो इस्लामिक सत्ता स्थापित रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं मौलाना का हाथ रहा है। तो इन मौलानाओं के बयानों को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सूफी संतों के बयानों को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि इन्हीं के दम पर भारत में इस्लामिक प्रभाव बढ़ा है, इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई है इन्हीं लोगों के बूते। तो इनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते कि ये सिर्फ एक मौलाना भर है। नहीं 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 नहीं, एक मौलाना भर ये नहीं है। आप देखिएगा कि तमाम मस्जिदों के भीतर से मौलानाओं के भड़काऊ भाषण आते हैं, वो भारत के खिलाफ होते हैं कई मौलानाओं के भाषण। तो ये चिंताजनक है। और अभी देखिए, मदनी ने जिहाद की धमकी दी कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। संसद में सांसद बोल रहे हैं कि फिर से जिहाद करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले लोग अभी भी भारत में बेहद सक्रिय हैं, जिनकी जड़ों को उखाड़ देने की जरूरत है, जो कभी पनप ही नहीं पाए। ये कोशिश करने की कहीं, और ये राज्य के सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर और
तमाम जनता के स्तर पर भी करने की जरूरत है। देखिए, मुसलमानों को एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, लेकिन उनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन मुसलमानों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो काफिर की बात करते हैं, काफिरों को मारो इस तरीके की बात करते हैं, खुद को शासक बताते हैं कि हमारा जन्म ही हुआ है शासन करने के लिए, चाहे वो तरीका कोई भी हो, उनको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कुछ मुसलमानों को बुरा लग सकता है कि इस तरीके की बातें कही जा रही हैं एनएमएफ के प्लेटफॉर्म से, लेकिन सच तो यही है कि गजवाए हिंद की चाहत रखने वाले लोग भारत में इन दिनों सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं प्रियदर्शी जी, सवाल उन पर नहीं है जो कलाम को मान रहे हैं, सवाल उन पर है जो खामोश हो जाते हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद पर जब उनसे जवाब मांगा जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी दिल्ली में ही ब्लास्ट हुआ थोड़ी दूर पर, क्या आपको पता है किसने किया, तो कहते हैं कि हमें नहीं पता है। लेकिन जब उनसे वही सवाल पूछा जाता है फलस्तीन में क्या हो रहा है, कहते हैं हाँ बहुत अत्याचार हो रहा है वहाँ। मतलब आपके 1 किलोमीटर पर क्या हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी से कौन लोग निकले, ये इस पर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन फलस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए दर्द इस देश के मुसलमानों को है। मैं फिर कह रहा हूं कि कलाम को मानने वालों पर सवाल नहीं है, लेकिन कलाम के पीछे छिपने की ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ तो कलाम साहब रहे और तमाम बड़ी हस्तियां रही। तो क्या इस मानसिकता से भी लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल लड़ने की जरूरत है। इस तरीके की जो मानसिकता जो कलाम के पीछे छुप करके, कलाम के पीछे छुप करके जिस तरीके से चीजें करने की कोशिश कर रही है वो बर्दाश्त के बाहर है इस देश में। आप उस तरीके से आड़ लेकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दिल्ली में जिस तरीके से हाल के दिनों में हुआ, किसी से छुपी हुई बात तो है नहीं। देश पूरी तरीके से शांत हो चुका था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहां पर दिल्ली को दहलाने की कोशिश हुई। कई ऐसी चीजें मुसलमानों की ओर से हो रही हैं भारत को उकसाने की। मुसलमान, जब भी मैं कहता हूं तो मुसलमान से मेरा मतलब वो उन मुसलमानों से है जो गजवाए हिंद की चाहत लेकर के घूम रहे हैं, उन मुसलमानों से है जो आतंकवादी बन रहे हैं, उन मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। वैसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ज्यादातर लोग विदेशी विचारधारा, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो विदेशी विचारधारा के प्रभाव में है। अरब कंट्रीज और ये और वो, उनको फिलिस्तीन से मतलब है, उनको यूक्रेन से मतलब है, उनको अन्य देशों से मतलब है, और अपने मुल्क भारत से कोई वास्ता ही ये लोग नहीं रखना चाहते। गजब स्थिति है। तो इस स्थिति में तो चीजें परिवर्तित करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मुसलमान किस तरीके से चीजों पर काम कर रहे हैं। नेपाल का मैं उदाहरण देता हूँ। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में मुसलमानों की बड़ी आबादी बढ़ी है। आधिकारिक तौर पर नहीं, मुसलमानों के नेता ही खुद दावा कर रहे हैं कि हम अब नेपाल में 40 लाख के करीब हो गए, जबकि आधिकारिक आंकड़ा जिस वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से माना जाता है कि 14.5 लाख के करीब मुसलमान नेपाल में हैं। लेकिन हाल के दिनों में मुसलमान नेताओं के द्वारा, कई मुसलमान नेताओं के द्वारा यह दावा किया गया कि नहीं, हमारी आबादी यहां 40 लाख है। तो ये कैसे हो गया? अचानक से 2014 के जो आंकड़े हैं वो 14 लाख का, और 2025 आते आते वो आंकड़ा 40 लाख का हो जाता है। आपका प्रजनन दर किस स्तर पर काम कर रहा है? मशीन है क्या? किस तरीके से चीजों को आप करने की तो आप देखते होंगे एक घर में एक कपल पे 10 बच्चे, 8 बच्चे, 12 बच्चे हैं। इतना भी कपल भी संभव नहीं है बॉस, कि मतलब ऐसा बच्चा पैदा करके आप 14 लाख से 40 लाख पर पहुंच जाए। 4 बीवियों पे 40 बच्चे तो हो ही सकते हैं ना। वहां होने को कुछ भी हो सकता है, अगर वही लोग बताएंगे बेहतर। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें समझने की नेपाल सरकार को भी इस पर चिंता जाहिर करना चाहिए। और आखिरी सवाल, क्या जो अभी घुसपैठियों को लेकर माहौल बन रहा है एसआईआर के बीच में ही कि भाई अब ड्राई रन शुरू हो चुका है, इनको निकालना है किसी भी हालत में, लाल किला से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और गृह मंत्री भी सदन से कह रहे हैं, सीएम हिमंता भी वही बात कहते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित हैं वो भी वही कहते हैं। तो क्या असम से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से सबसे पहले घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए? बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। कोई भी देश अपने यहां घुसपैठ स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान स्वीकार करेगा क्या? नेपाल जैसा मुल्क भी स्वीकार करेगा क्या? श्रीलंका भी स्वीकार करेगा क्या? और मजबूत देश को तो छोड़ ही दीजिए, जो स्वीकार कभी नहीं, अमेरिका स्वीकार करता है घुसपैठ को? वो तो बांध नहीं के स्वीकार भेज देता करता वापस, बांध करके बोरिया बिस्तर टाइप भेज देता है। आप मानवता के किस लेवल पर है? माना कि भारत बहुत मानवता का रक्षक देश है, होना भी चाहिए, है भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां आकर के घुसपैठिए रहने लगे, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस पर कुछ लोग जो समर्थन करते हैं मानवाधिकार के
हवाले से, मानवता के मामले से कि घुसपैठियों को भी रहने दिया जाए, या उनके पक्ष में जो बात करते हैं कि वे घुसपैठिए नहीं है, उन पर, उनके विचारों पर भी चिंता करने की जरूरत है कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं। भारत की जो भावना है उसको वो कमजोरी बना करके पेश कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से घुसपैठिए नहीं, शरणार्थियों को शरण देते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घुसपैठियों को भी शरण देंगे। यहाँ बिल्कुल, दलाई लामा और भी शरण यही देते वजह हैं, है कि अब शेख हसीना जरूरी को भी है शरण एक्शन दिया। लिया जाना। और वही बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 40% आबादी होने वाली है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में हिंदू धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो कुछ भी असम में कर रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है ताकि बाहर के घुसपैठिए मियां मुसलमान वहां पर अपना वर्चस्व कायम ना कर पाए। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रियदर्शी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।